हेलो दोस्तों। आज हम ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी को एक ही शॉट में मास्टर करने वाले हैं। हमारा फोकस रहेगा उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको हाई स्कोर दिलाएंगे। तो सब तैयार हैं? लेट्स डाइव इन। कभी सोचा है कि ये जो हमारी दुनिया है, इतनी रंगीन, इतनी रोशनी से भरी हुई, ये सब कैसे काम करता है? आज हम बस कुछ ही मिनटों में प्रकाश के इसी कमाल के खेल यानी रे ऑप्टिक्स को समझने वाले हैं। तो तैयार हैं? चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, किसी को दूर की चीजें साफ नहीं दिखती, तो किसी को आसमान में दूर, बहुत दूर के तारे देखने हैं। इन सब मुश्किलों का, इन सब सवालों का एक ही जवाब है, और वो छिपा है प्रकाश के सफर में। आज हम उसी सफर के राज खोलने वाले हैं। सबसे पहले प्रकाश के इस सफर के दो सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी नियमों को समझते हैं। यकीन मानिए, ये दो नियम ही पूरे रे ऑप्टिक्स की नींव है। तो ये प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट आखिर है क्या? एकदम आसान भाषा में कहें तो ये वो सीधा रास्ता है जिस पर लाइट चलती है, और जब ऐसी बहुत सारी किरणें मतलब रेज एक साथ चलती है ना, तो उसे हम कहते हैं प्रकाशपुंज या एक बीम ऑफ लाइट। अच्छा, अब जब लाइट किसी भी चीज से टकराती है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो टकराकर वापस लौट जाएगी, जैसे गेंद दीवार से टकराकर लौटती है, इसे हम कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। या फिर वो उस चीज के आर पार निकल जाएगी लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाएगी, अपना रास्ता बदल लेगी, इसे हम कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। तो सिंपल है, एक में बाउंस, दूसरे में बेंड। अब यहां एक बहुत ही मजेदार बात आती है, एक स्मार्ट ट्रिक जो हमेशा याद रखनी है। लाइट हमेशा सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता चुनती है। जी हां, वो शॉर्टकट लेती है। बस ये एक लाइन जो फर्मा के सिद्धांत पर आधारित है, आपको फिजिक्स के कई मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने में मदद करेगी। तो चलिए अब पहले रास्ते की बात करते हैं, परावर्तन की। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? बिल्कुल सही, दर्पण का जादू। देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। एक है अवतल मतलब कॉनकेव, जो गुफा की तरह अंदर की तरफ होता है और लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, खींचता है। और दूसरा है उत्तल यानी कॉन्वेक्स, जो बाहर की तरफ उभरा होता है और लाइट को फैला देता है। बस इतना याद रखना है, अवतल यानी अंदर खींचता है, उत्तल यानी बाहर फैलाता है। और ये रहा वो जादुई फॉर्मूला जो दर्पण से जुड़े हर सवाल को हल कर सकता है। ये वस्तु की दूरी जिसे हम U कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी जिसे V कहते हैं, और फोकस दूरी जिसे F कहते हैं, इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए, जो सीखा है उसे सीधे एक एग्जाम के सवाल पर लगा कर देखते हैं। सवाल है, एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चलिए इसे हल करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले सही साइन के साथ वैल्यूज लिखिए। यहीं सबसे ज्यादा गलती होती है। अवतल दर्पण है तो U और R दोनों नेगेटिव होंगे, तो U हुआ -10 और R हुआ -15, जिससे फोकस दूरी F जो R की आधी होती है हो गई -7.5 सेंटीमीटर। स्टेप 2, अब इन वैल्यूज को सीधे मिरर फॉर्मूला में रख दीजिए। स्टेप 3, थोड़ी सी कैलकुलेशन और V के लिए सॉल्व कर लीजिए। जवाब आया V = -30 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि प्रतिबिंब असली है, उल्टा है और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। देखा कितना आसान था? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब प्रकाश टकराकर लौटने की बजाय माध्यम बदलकर मुड़ जाता है, तब क्या होता है। अब हम आ गए हैं लेंस की दुनिया में। कभी सोचा है कि पानी के ग्लास में अगर पेंसिल रखें तो वो मुड़ी हुई सी क्यों दिखती है? इसका जवाब है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। जब लाइट हवा से पानी में जाती है ना, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है और इसी वजह से हमें पेंसिल टेढ़ी नजर आती है। और ये लाइट कितनी मुड़ेगी, ये कौन बताता है? ये बताता है स्नेल का नियम। ये नियम आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच का एक पक्का रिश्ता बताता है। ये अपवर्तन का आप कह सकते हैं कि मूल मंत्र है। जैसे दर्पण का एक फॉर्मूला था, ठीक वैसे ही लेंस का भी एक फॉर्मूला है। ये लगभग वैसा ही है, बस एक छोटा सा फर्क है। यहां प्लस की जगह माइनस का साइन है। इस छोटे से बदलाव को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, लेंस की शक्ति या पावर क्या होती है? ये उसकी फोकस दूरी से पता चलती है। इसका फॉर्मूला है P = 1/f।
पर ध्यान रहे, F हमेशा मीटर में होना चाहिए। और इसकी इकाई है डायोप्टर, जिसे D से दिखाते हैं। जो चश्मे का नंबर होता है ना, वो यही होता है। तो चलिए रे ऑप्टिक्स की एक बहुत ही पावरफुल और एग्जाम फेवरेट फिनोमिनन से शुरू करते हैं। इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सीरियसली, ये लाइट का एक अल्टीमेट ट्रिक है। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए ना बस एक एंगल को समझना सबसे जरूरी है। इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। थिंक ऑफ इट लाइक अ टिपिंग पॉइंट, एक ऐसा मैजिकल नंबर जिसे पार करते ही लाइट कुछ अमेजिंग करती है। बेसिकली ये इस पूरे कॉन्सेप्ट की चाबी। और ये देखिए, ये है TIR इन एक्शन। ऑप्टिकल फाइबर्स में यही होता है। लाइट फाइबर के अंदर ट्रैप हो जाती है और दीवारों से टकराते हुए बाउंस करते हुए आगे बढ़ती है। पता है, इसी तरह से हाई स्पीड इंटरनेट हम तक पहुंचता है। इंफॉर्मेशन इज बेसिकली ट्रैवलिंग एज लाइट विद ऑलमोस्ट जीरो लॉस। अब इसके लिए दो कंडीशंस हैं और इन्हें अच्छे से याद रखना है। पहली, लाइट को डेंसर से रेरर मीडियम में जाना चाहिए, जैसे पानी से हवा में। और दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो गईं तो लाइट एस्केप नहीं कर पाती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और हां, ये एक मेजर PYQ फोकस है, तो इस पर ध्यान देना। 24.41 डिग्रीज, ये डायमंड का क्रिटिकल एंगल है। इतना छोटा। अब सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि लाइट के लिए डायमंड के अंदर ट्रैप होना बहुत बहुत आसान है। एक बार लाइट अंदर गई तो वो बाहर निकलने से पहले कई बार इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, और इसी वजह से डायमंड्स इतना स्पार्कल करते हैं। दैट्स द सीक्रेट। ऑलराइट, तो हमने लाइट को ट्रैप करना तो देख लिया। अब देखते हैं कि हम उसके पाथ को, उसके रास्ते को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसे बेंड कैसे कर सकते हैं। और यहीं पर पिक्चर में आते हैं लेंसेज एंड प्रिज्म्स। ये डायग्राम एक प्रिज्म का फंडामेंटल एक्शन दिखाता है। सिंपल है, ये लाइट को बेंड करता है, यानी मोड़ता है। लाइट रे जितने एंगल से बेंड होती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन या विचलन कोण। इसे हम डेल्टा या डिस से दिखाते हैं। अब देखो, लंबे चौड़े डेरिवेशंस को अभी साइड में रखते हैं। एग्जाम के लिए, स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए, ये फॉर्मूला एक गोल्डन ट्रिक है फॉर थिन प्रिज्म्स। डेल्टा इज इक्वल टू A इंटू म्यू -1। बस इसे याद रखिए, आपके सवाल फटाफट सॉल्व होंगे। ऑल राइट, अब बात करते हैं कलर्स की। वो खूबसूरत रंग जो हम रोज देखते हैं, रेनबोज, ब्लू स्काईज, इनके पीछे की साइंस क्या है? लेट्स डिकोड इट। ये जो ब्यूटीफुल फिनोमेना है ना, इसे कहते हैं डिस्पर्जन या वर्ण विक्षेपण। इसमें होता क्या है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? सिंपल, क्योंकि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है और रेड सबसे कम। और एक रेनबो, वेल वो बेसिकली नेचर का अपना डिस्पर्शन शो है। यहाँ प्रिज्म का काम कौन करता है? एटमॉस्फेयर में मौजूद लाखों करोड़ों पानी की छोटी छोटी बूंदें। हर एक वाटर ड्रॉपलेट एक टाइनी प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। तो एक रेनबो बनने में सिर्फ डिस्पर्जन नहीं है, बल्कि यह कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टेप्स है। फर्स्ट, रिफ्रैक्शन, जब लाइट पानी की बूंद में एंटर करती है। सेकंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब लाइट बूंद के अंदर से रिफ्लेक्ट होती है। और थर्ड, डिस्पर्जन, जो कलर्स को सेपरेट करता है। ये तीनों मिलकर वो मैजिक क्रिएट करते हैं। सो, आसमान नीला क्यों है? इसका जवाब है स्कैटरिंग, यानी प्रकीर्णन। रेलीज लॉ ऑफ स्कैटरिंग कहता है कि जिस लाइट की वेवलेंथ कम होती है वो ज्यादा स्कैटर होती है। ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है तो वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा बिखर जाती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। एंड दैट्स व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। अब चलिए देखते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन के इन नियमों को मिलाकर हम कैसे कमाल के यंत्र बनाते हैं, जैसे कि हमारी अपनी आंखें, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। हमारी आंखें भी तो एक तरह का लेंस ही हैं। जब दूर की चीजें साफ नहीं दिखती उसे मायोपिया कहते हैं, और इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का चश्मा लगता है। और जब पास की चीजें साफ नहीं दिखती तो उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसे उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है। छोटी से छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में बस एक उत्तल लेंस होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, जिससे हमें चीजें कई गुना बड़ी दिखती हैं। और अगर दूर के ग्रहों और तारों को देखना हो तो हम खगोलीय दूरबीन यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं।
इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसकी फोकल लेंथ आंख के पास वाले लेंस से बहुत बहुत ज्यादा होती है। अब एग्जाम्स में रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स के बीच कंपैरिजन पर सवाल आना बहुत कॉमन है, तो ये टेबल सुपर इंपॉर्टेंट है। मेन डिफरेंसेस क्या है? एक में लेंस है, दूसरे में मिरर। एक में क्रोमैटिक अबेरेशन की प्रॉब्लम है, दूसरे में नहीं है। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ब्राइटर इमेज देता है। बस ये की पॉइंट्स याद रखने। चलिए अब फटाफट इस पूरे चैप्टर को एग्जाम के लिहाज से दोहरा लेते हैं। ये है आपकी फाइनल चीट शीट जो आपको सफलता दिलाएगी। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहां इस चैप्टर के सारे जरूरी फॉर्मूले एक ही जगह पर हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या छोटी बनी। अगर M2 है तो इमेज दुगनी बड़ी है। मेरी सलाह है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएगा। और आखिर में वो आम गलतियां जिनसे हमें बचना है। साइन कन्वेंशन यानी प्लस माइनस का खेल कभी मत भूलना। मिरर और लेंस के फॉर्मूले को मिक्स मत करना। पावर निकालते समय सेंटीमीटर को मीटर में बदलना याद रखना। और हां, रे डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। इस चैप्टर के सारे मेन पॉइंट्स अब आपके दिमाग में बिल्कुल साफ हो चुके हैं। ओके, तो अब तक हमने रे ऑप्टिक्स की बात की। अब अपने वन शॉट को कंप्लीट करने के लिए लेट्स टेक अ पीक इनटू द अदर साइड ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स। यू सी, रे ऑप्टिक्स सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कुछ फिनोमेनास को समझने के लिए हमें लाइट को एक वेव मानना ही पड़ता है। वेव ऑप्टिक्स में ये 3 कोर आइडियाज हैं: हुइगन्स प्रिंसिपल, इंटरफियरेंस व्यतिकरण एंड डिफ्रैक्शन विवर्तन। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऐसी चीजें एक्सप्लेन करते हैं जो रे ऑप्टिक्स नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, साबुन के बुलबुले पे जो कलरफुल पैटर्न्स दिखते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ इंटरफियरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स का ये सफर। हम सब ने पढ़ा है कि लाइट यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, या शायद नहीं। आज हम देखेंगे कि लाइट कैसे नाचती है और उसके इस खूबसूरत डांस के पीछे का राज क्या है। एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में ही चलती तो इंद्रधनुष के वो 7 रंग कहां से आते? या फिर साबुन के बुलबुले पर जो पैटर्न दिखते हैं या एक सीधी पर जो रंग चमकते हैं, वो कैसे बनते? सीधी लाइन से तो इन खूबसूरत चीजों को समझाना, आप जानते हैं, थोड़ा मुश्किल है। तो लाइट की ये सीक्रेट आइडेंटिटी आखिर है क्या? सिंपल है, ये एक तरंग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती है ना, गोल गोल हर दिशा में फैलती हुई। बस लाइट भी कुछ वैसी ही है। अच्छा, इस डांस को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, वेवफ्रंट यानी तरंगाग्र। इसको ना आसान भाषा में समझते हैं। वापस उस तालाब वाले उदाहरण पर चलते हैं। लहरें उठ रही हैं, ठीक है। अब सोचिए, लहर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको एक लाइन से जोड़ दें। बस वही लाइन है हमारा वेवफ्रंट। मतलब ये वो सारे पार्टिकल्स हैं जो एक ही ताल में एक साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, एक ही फेज में। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेवफ्रंट का शेप ना हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये लाइट के सोर्स पर निर्भर करता है। जैसे अगर सोर्स एक छोटा सा बल्ब है, एक पॉइंट सोर्स, तो वेवफ्रंट स्फेरिकल यानी गोल बनेगा। अगर सोर्स एक ट्यूबलाइट जैसी लंबी सी लाइन है तो सिलिंड्रिकल बनेगा यानी बेलनाकार। और सोचिए, अगर सोर्स सूरज जैसा बहुत बहुत दूर है तो वहां से आते आते वेवफ्रंट हम तक लगभग फ्लैट यानी प्लेन हो जाता है। तो ठीक है, वेवफ्रंट बन गया, लेकिन ये आगे कैसे बढ़ता है? एक लहर से दूसरी लहर कैसे बनती है? इसका जवाब दिया था 1678 में क्रिस्टियन हाइगेंस ने। और हां, उनका ये प्रिंसिपल एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है, तो इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आसान। सोचिए, एक वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट खुद में एक नया छोटा सा लाइट सोर्स बन जाता है। और इन नए सोर्सेस से जो छोटी छोटी लहरें निकलती हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। अब बस इन सारी छोटी लहरों के आगे वाले हिस्से को छूते हुए एक लाइन खींच दीजिए और लीजिए, बन गया हमारा नया वेव फ्रंट। बस ऐसे ही वेव आगे बढ़ती रहती है। और पता है इस सिंपल से आइडिया की सबसे कमाल की बात क्या है? इसकी मदद से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन और अपवर्तन के नियमों को प्रूव कर सकते हैं। हाँ, वही नियम जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। ये दिखाता है कि हाइगेंस का प्रिंसिपल कितना पावरफुल है। ओके, तो अभी तक हम एक अकेली वेव की बात कर रहे थे, लेकिन असली मजा, असली जादू तो तब शुरू होता है जब 2 लाइट वेव्स आके मिलती हैं। इस मिलन को हम कहते हैं इंटरफेरेंस या व्यतिकरण।
और यहीं से लाइट का असली डांस शुरू होता है। एग्जाम के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस डांस के लिए एक कंडीशन है। दोनों लाइट सोर्सेस का कोहेरेंट होना जरूरी है। अब ये कोहेरेंट क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि दोनों वेव्स एक ही गाने पर एक ही ताल में नाच रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और उनके बीच का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जब ये कोहेरेंट वेव्स मिलती हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो सेम फेज में मिलती हैं, मतलब उनके क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलता है, तो वो दोस्त बन जाती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और वहाँ लाइट डबल हो जाती है। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इससे बनती है ब्राइट फ्रिंजेस। और अगर वो ऑपोजिट फेज में मिलती हैं, मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिलता है, तो वो दुश्मन बन जाती हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और वहाँ हो जाता है अंधेरा। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इससे बनती हैं डार्क फ्रिंजेस। तो सिंपल ट्रिक है, सेम फेज मतलब शाइन, ऑपोजिट फेज मतलब वैनिश। और इस पूरे इफेक्ट को दिखाने के लिए थॉमस यंग ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या YDSE। इसमें क्या होता है, दो बहुत पास पास रखी स्लिट से लाइट को गुजारा जाता है और सामने पर्दे पर एक खूबसूरत पैटर्न बनता है, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस का। ये एक्सपेरिमेंट लाइट के वेव नेचर का सबसे बड़ा, सबसे पक्का सबूत है। अच्छा, इंटरफेरेंस में तो दो वेव्स मिल रही थीं, लेकिन सोचिए अगर एक अकेली वेव के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, कोई छोटा सा ऑब्स्टेकल या कोना आ जाए, तो क्या होगा? वो वहां रुक नहीं जाती, बल्कि उसके किनारों से थोड़ा सा मुड़ जाती है। लाइट का किनारों पर इस तरह से बेंड हो जाना, इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन या विवर्तन। और ये एक और सॉलिड रीजन है जो प्रूव करता है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती, खासकर जब वो किसी बहुत छोटे से छेद या किसी तेज किनारे से गुजरती है। और हाँ, एग्जाम में ये सवाल जरूर आता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या फर्क है? तो इसको बिल्कुल क्लियर रखिए। इंटरफेरेंस में दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेस से आने वाली वेव्स मिलती हैं, जबकि डिफ्रैक्शन में एक ही सोर्स से आने वाली वेव किसी ऑब्स्टेकल से टकराकर मुड़ जाती है। सिंपल है ना? इंटरफेरेंस इज इक्वल टू दो सोर्स, डिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एक सोर्स। चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखते हैं जिसमें हम लाइट को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाते हैं, उसको काबू में करते हैं। ये टॉपिक छोटा सा है लेकिन स्कोरिंग बहुत है, पोलराइजेशन या ध्रुवंग। देखिए, जो नॉर्मल लाइट होती है ना, उसमें वाइब्रेशंस हर पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ, मतलब वो अनऑर्गेनाइज्ड होती है। पोलराइजेशन बस एक फिल्टर की तरह काम करता है जो इस बिखरी हुई लाइट को रोककर सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाली वाइब्रेशंस को आगे जाने देता है, तो अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड लाइट बना देता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम रोज इस्तेमाल करते हैं। पोलराइज सनग्लासेस जो होते हैं वो रोड या पानी से आने वाली चकाचौंध को कम कर देते हैं। फोटोग्राफी में रिफ्लेक्शंस हटाने के लिए यूज होता है। और हाँ, 3D मूवी देखने के लिए जो चश्मे पहनते हैं ना, वो भी पोलराइजेशन के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। ओके, तो अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का। अब तक जो भी हमने समझा है उसको एग्जाम के लिए मास्टर प्लान में बदलते हैं। सबसे जरूरी फॉर्मूले और टिप्स सब एक साथ, ताकि एग्जाम में कोई गड़बड़ ना हो। सबसे पहले ये फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। इसको बिल्कुल रट लीजिए, YDSE के न्यूमेरिकल्स में ये सीधा सीधा काम आता है। बीटा है फ्रिंज की चौड़ाई, लैम्डा है वेवलेंथ, कैपिटल D है स्लिट से पर्दे की दूरी और स्मॉल d है दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी। और ये टेबल, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की मास्टर की है। कब ब्राइट फ्रिंज बनेगी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कब डार्क फ्रिंज बनेगी यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की कंडीशंस इसमें दी गई हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए, सारे न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। बिहार बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ खास टिप्स। 1 या 2 नंबर वाली डेफिनेशंस जैसे वेव फ्रंट, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको पक्का कर लीजिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, खासकर YDSE का सेटअप और हाइगेंस प्रिंसिपल का प्रूफ। और हाँ, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, पोलरॉइड्स के यूजेस भी याद रखें। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपने फिजिक्स का सबसे स्कोरिंग हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। ये बात एग्जाम में आपको एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस देगी, फॉर श्योर। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। क्या अब भी लगता है कि लाइट सिर्फ सीधी लाइन में चलती है? शायद नहीं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि वेव ऑप्टिक्स टफ नहीं है, ये खूबसूरत है। लाइट सिर्फ सीधी नहीं चलती, वो नाचती भी है।